क्योंकि मेरे ऑपरेशन को 9 महीने हो गए हैं, यानी आधे इंच का डिफरेंस था। मम्मी भी ट्रेन कर रही है, क्या ज्ञान भाई सबके। तो फिलहाल तो जा रहा हूँ मैं डॉक्टर लो है, क्योंकि मेरे ऑपरेशन को 9 महीने हो गए हैं। और फिलहाल जनरल चेकअप के लिए जा रहा हूँ। रिहैब सही चल रहा है, स्क्वाट वगैरह भी करने लगे 100 kg की, डेप्थ से नीचे आने लगी। बस थोड़ी सी एंड रेंज में दिक्कत आ रही है। जनरल चेकअप के लिए जा रहा हूँ पूछने के लिए कि भाई क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है इसमें, और आगे जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और मेरा ऑपरेशन ACL और मनिस्कस का हुआ था। मनिस्कस भी मनीसोटोमी नहीं हुई थी, यानी काटा नहीं गया था वो, उसे ही स्टिच किया गया था। और मनिस्कस में ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर, तो इसलिए उसे हील होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अब जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या कहते हैं। आप अपनी बैठे हैं यहाँ राख पे, सिंगल सीट है, यानी सिर्फ मृत्यु पहुँचा हुआ है, जड़ा पहुँचा हुआ है। और मृत्यु तो जमा न्यू टोर में और मज़े में पहुँचा हुआ भाई। हाँ भाई, तो मेरे तो पूरे करा रही है। जो लोग पूछते हैं कि भाई पैराक क्यों ली, तो पूरे कराने खातर ली थी, और या पूरे कराने लग रही है भाई अपनी तो यह बाइक। तो डॉक्टर के पास से आ गया था भाई मैं, तो उसने घुटना चेक किया था, तो सही बताया, कोई इशू नहीं है, स्ट्रेंथ वगैरह सही है, रेंज ऑफ मोशन भी सही है, मूवमेंट सही कर रहा है। बस अभी जो फिलहाल मुझे दिक्कत आ रही थी, मैंने बताया कि डीप स्क्वाट करता हूँ ज़्यादा ही, तब दिक्कत आती है। पर डॉक्टर ने कहा कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर मेजर की थी मेरी थाइज़ और काफ्स। थाइज़ में 1.5 सेंटीमीटर यानी आधे इंच का डिफरेंस था, और काफ्स में 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। इस पर कहा था कि इस पर थोड़ा ध्यान रख, मसल बढ़ा है मेरे राइट लेग जिसका ऑपरेशन हुआ है। पर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है, क्योंकि मेरे बाइसेप्स में भी है इतना, तो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस रहता ही है। पर बाकी सब ठीक है कि मैं लगभग सारी मूवमेंट कर सकता हूँ, रनिंग वगैरह कोई इशू नहीं बताया। पर फिलहाल जो मुझे दिक्कत हो रही है वो डीप स्क्वाट में है, और वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, उसमें भी डेप्थ तो ठीक हो जाएगी। और साथ में रनिंग वगैरह, जब मैं ज़्यादा ही रनिंग कर लेता हूँ या ज़्यादा वॉकिंग कर लेता हूँ किसी दिन, तब इशू आता है, क्योंकि अभी इस नी की इतनी कैपेसिटी नहीं बनी है कि उतना लोड वो हैंडल कर सके, जो कि टाइम के साथ वो भी बिल्डअप हो जाएगी। और फिलहाल मैं अपना चेस्ट वर्कआउट करने वाला हूँ होम जिम पे ही, साथ में मेरी मम्मी भी ट्रेन कर रही है। हेलो बोलो। राम राम कर दियो भाई तामिन के। तो चेस्ट वर्कआउट है, पहली मूवमेंट होगी वेटेड डिप्स। फिलहाल बताऊँ तो कोई मेरी ट्रेनिंग में ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मैं अपने होम जिम पे अगले 2-3 दिन ही ट्रेन कर पाऊँगा, फिर होम जिम पे आगे ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। वो भी मैं बताऊँगा किस वजह से अगली वीडियोज़ में। पर आज की पहली मूवमेंट है वेटेड डिप्स, और इसमें भी मैंने खुद के लिए एक नया गोल सेट किया है कि 100 kg की वेटेड डिप्स परफॉर्म करूँ। मेरा पहले गोल था कि मैं 140 kg यानी 3 प्लेट बेंच करूँ, जो कि मैंने अचीव कर लिया था। और फिर उससे अगला था कि 2 टाइम बॉडी वेट, यानी मेरा अराउंड 75-76 रहता है, तो 150 kg की बेंच, और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं 100 kg डिप का जो गोल था मेरा, उसे अचीव करूँ। You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing on straight, winning all. तो वेटेड डिप्स का पहला सेट हो गया, टॉप सेट लगा सकते हो। पहले वार्म सेट लिए थे, 75 के 3 निकले। और वेटेड डिप्स लगभग मैं 1 साल बाद परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि 9 महीने तो मेरे सर्जरी को ही हो गए हैं। और उसके बाद से थोड़ी इतने भारी भारी टट्टे लेके घूम सकता था, पर थोड़ा ट्रांसफ़र इफेक्ट मिला है मुझे बेंच से, क्योंकि मेरी बेंच इंप्रूव हुई है। तो इसमें भी मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है, क्योंकि जो मेरा पहले 1 रैप मैक्स था वो 80 kg था, और अभी पहले सेट में मेरे को 75 के 3 रैप्स निकले हैं। और दूसरे सेशन में ही परफॉर्म कर रहा हूँ मैं वेटेड डिप्स। और एक और टिप सभी के लिए कि किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसे सबसे पहले अपने आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसे सबसे पहले परफॉर्म करो, क्योंकि तब आप सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हो, आप में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, आप उसमें ज़्यादा पुश कर पाओगे। अगर आपका कोई वीक पार्ट है, जैसे शोल्डर्स आपके वीक हैं, डेल्टोइड आपके वीक हैं, तो लेटरल रेजिस सबसे पहले करो। It's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill. एक और चीज़ बिगिनर्स के लिए कि शुरुआत में आप ज़्यादा मत सोचो कि आपको अपनी मसल को इस एंगल से ट्रेन करना है, उस एंगल से ट्रेन करना है। जैसे चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं, तो डिक्लाइन भी करनी है, इंक्लाइन भी करनी है, हर एक एंगल में से करनी है। जब आप नॉर्मल बेंच प्रेस करते हैं, तब भी आपके तीनों हेड्स चेस्ट के ट्रेन होते हैं। हम इंक्लाइन डिक्लाइन इसलिए करते हैं ताकि उस रीजन पे ज़्यादा फोकस हो सके। अब आपकी पूरी चेस्ट ही लैकिंग है,
तो अब आप कहाँ से उसे इम्प्रूव करोगे? तब तो आपको पूरा ही इम्प्रूव करना है ना। अगर आप सही से कर पा रहे हैं इस चीज़ को और सही से ध्यान दे रहे हैं तो काफ़ी वेल एंड गुड है। पर इसमें गलतियाँ क्या लोग करते हैं ज़्यादातर बिगिनर्स, किसी चीज़ में फंस जाते हैं, 10-10 तरीके के वेरिएशन करेंगे, स्ट्रेंथ पे सही से नहीं बनाएंगे, सही से एफर्ट नहीं डालेंगे अपनी ट्रेनिंग में। तो इसलिए इस चक्कर में शुरुआत में ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि आपको इम्प्रूव करने के पास आपके पास काफ़ी जगह है। पहले बेस सही बनाओ और फिर देखो कि आपको कहाँ पे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और फिर ये चीज़ें वेरिएशन ऐड करो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, बाकी आप जानो। Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no we never sit still. It's time to stand up. तो ये चीज़ तो मैंने कह दी कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको कंपाउंड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता, जो भी लोग बोलते हैं, मैं श्योर हूँ, उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि जो आपके एक्सेसरी एक्सरसाइज हैं या आइसोलेशन एक्सरसाइज हैं आप उन पे ध्यान ना दें। अगर कोई भी चीज़ आपके प्रोग्राम में, अगर आप किसी से कोचिंग ले रहे हैं या खुद से भी कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे आपको एक रीज़न से परफॉर्म करना चाहिए। और अगर आप एक रीज़न से परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप उस एक्सरसाइज में हाफ एज नहीं करोगे, उसमें कम एफर्ट नहीं डालोगे और उस एक्सरसाइज को पूरे एफर्ट से परफॉर्म करोगे। तो इसलिए जो आपके एक्सेसरी लिफ्ट्स हैं, तो ये ध्यान रखो कि आप उसमें भी अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं और उन्हें भी फेलियर के पास उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि तभी आपकी मसल ग्रोथ में वो मदद करेंगे। वरना आप ऐसे ही उनमें एफर्ट लगा रहे हो और उन एक्सरसाइज से जितना हो सके उतना फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो। Time to take the red pill to make this our world. Gonna die on this hill. तो आज का सेशन हो चुका कंप्लीट। आखिर में मैंने कुछ लैटरल रेजेस के कुछ सेट्स ऐड कर दिए थे, क्योंकि मेरे शोल्डर्स मेरा थोड़ा वीक पार्ट है, जिन पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। और छोटा ही सेशन था, पर क्वालिटी थी सेशन में, जो कि ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि ये गलती भी काफ़ी लोग करते हैं कि क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि बताया कि 10-10 एंगल से ट्रेन करेंगे अलग अलग तरीके से, पर क्वालिटी नहीं रखेंगे अपनी ट्रेनिंग में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Ready to kill. पर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में बताना सजेशन, अगली वीडियो किसी टॉपिक कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।